दिल्ली से एम्स के इंटरनल मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल हैं। उनके पास सीधे चलते हैं। डॉक्टर निश्चल, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसके साथ ही ये बातें भी तेज़ी से फैल रही हैं कि कोरोना का इलाज रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कोरोना का इलाज केवल ऑक्सीजन है, कोरोना का इलाज अस्पताल में बेड किसी भी सूरत में हासिल कर लेना है। हेलो जी डॉक्टर निश्चल, आपको आवाज मिल रही है हेलो मेरी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसके साथ ही ये बातें भी फैल रही हैं कि कोरोना का इलाज सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में किसी भी सूरत में ऐसा बेड हासिल कर लेना है जिसमें ऑक्सीजन हो। देखिए, जो ये गलतफहमी है जो पैंडेमिक के स्टार्ट से समहाउ जो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी हर न्यूज़ चैनल, हर प्रिंट मीडिया के थ्रू, हर सोशल ग्रुप के थ्रू ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस होने शुरू हो गए, जिसके चलते लोगों के मन में इन दवाइयाँ जो मोस्टली एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस बीमारी का जो मेन इलाज है वो सिम्प्टोमेटिक होगा। समहाउ लोगों के मन में ये बैठ गया कि भाई इन दवाइयों के बिना, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, इन सब दवाइयों के बिना इलाज हो ही नहीं सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एट द बेस्ट ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं जो बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट, मुश्किल से 1% लोगों में शायद काम करे, वो भी मैं कह रहा हूँ शायद। तो इसलिए जो ये लोग रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं वो मेरा मानना है कि बहुत ही गलत है। सभी पेशेंट्स को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर जान बचाने में बिल्कुल सहायक नहीं है, ढेर सारे ट्रायल्स ने प्रूव किया है। एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनमें अर्ली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे शायद हॉस्पिटल स्टे को कम कर सकता है। तो ये सोचना कि ये रामबाण है, इसके बिना मरीज की जान नहीं बचेगी, ये गलत है। अगर किसी चीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तो इस रेमडेसिविर के इंश्योर करना कि सारे पेशेंट्स को टाइमली ऑक्सीजन मिले, वो मुझे लगता है कि ज्यादा लाइफ सेविंग होगा एज कम्पेयर टू रेमडेसिविर के पीछे भागने से। जी, अब बड़ा सवाल यही है डॉक्टर, आप कह रहे हैं निश्चल कि केवल रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागना है, आपको जब ज़रूरत हो, डॉक्टर कहे कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन हो तो ही ऑक्सीजन वाला बेड भी चाहिए। इसके अलावा अगर घर में आदमी इलाज करना चाहे, वो सिम्टोमेटिक हो, तब फिर उसको क्या करना है? आप कह रहे हैं कि टेमीफ्लू भी नहीं लेनी है, वो भी कोई एक्सपेरिमेंटल दवाई है। जो में रहना चाहते हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं, तो उनमें 2-3 चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। सबसे पहले टेमीफ्लू कोविड-19 के लिए इलाज नहीं है। ये जो पहले स्वाइन फ्लू जो आया था उसके इलाज में इसका रोल था। करंटली कोविड-19 में इसका कोई रोल नहीं है। तो टेमीफ्लू भी अगेन इस बीमारी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो घर में लोग रहते हैं, प्रिफरेबली किसी भी डॉक्टर से एटलीस्ट टेलीफोन कंसल्टेशन के साथ ही दवाई लें, जो भी, चाहे वो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जो कुछ भी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में वो सेफ है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे कोई प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, जिनके किडनी की परेशानी है, इन लोगों को डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह के बाद ही ये दवाई शुरू करनी चाहिए। घर में रह के बहुत जरूरी है कि आप अपने सैचुरेशन, फीवर या फिर बहुत ज्यादा कॉफ या सांस फूलने की तकलीफ आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पता करने का कि अगर बोलने में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आराम से सेंटेंस कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे मरीजों में कई बार ऐसे बात करेंगे, उनकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सटल साइंस होते हैं कि पेशेंट्स को हो सकता है कि जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, उस समय उनका सैचुरेशन, अगेन कुछ लोग बार बार ये पूछते हैं कि भाई सैचुरेशन मेरा अभी 88 हो गया, अब 97 हो गया। नॉर्मली कोविड-19 बीमारी में ऐसा नहीं होगा कि आपका सैचुरेशन एक बार 88 आएगा फिर 97 हो जाएगा। इसका मतलब या आप ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन का प्रोब आपने ठीक से नहीं लगाया है, आपकी पोजिशनिंग ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों को ठीक करके आप करें
एक रेंज होता है एक सैचुरेशन का जो हम मानते हैं कि 94 से 99 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। अब ये रेंज अगर 90 टू 94 की तरफ आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका सैचुरेशन नीचे की तरफ जा रहा है और आपको जी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। इसलिए घर में रहें, अपने सिम्टम्स का मॉनिटर करें, बट एट द सेम टाइम किसी ना किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे सो दैट कि वो आपको गाइड कर पाए कि आपके लिए कुछ ठीक चल रहा है या कुछ गलत है। ये डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल ये है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं है, संक्रमण के दायरे में नहीं आए हैं, वो एहतियात के तौर पर कौन सी दवाइयाँ लें, जिसको कोरोना प्रोफाइलिक्स कहा जाता है, कि पहले से एहतियात बरतना शुरू कर दें। देखिए जो कोरोना प्रोफाइलेक्सिस की आप जो बात कर रहे हैं वो किसी दवाइयों के थ्रू नहीं हो सकता है। हम सुबह शाम पिछले 1 साल से लिटरली हर किसी को यही बात कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। कोई भी ऐसी प्रोफाइलेक्टिक दवाई नहीं बनी है जिससे हम कोविड को बचा पाए। तो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई भी प्रोफाइलेक्टिक दवाई इसमें कारगर साबित नहीं होगी। आप कर सकते हैं कि अपने आप को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि अगर आप बाहर बेवजह ना जाए, मास्क पहने, हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, घर में किसी को कोई भी सिम्टम है तो उसको तुरंत आइसोलेट करें, उससे अलग हो जाए जब तक वो टेस्ट से या पॉजिटिव या नेगेटिव साबित नहीं हो जाता। जी। और सेम आप पे भी लागू है कि अगर आप में कोई भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट और जितनी जल्दी हो सके टेस्ट कराइए। टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद ही आप किसी और से मिले। ये नहीं कि टेस्ट कराया, लोगों से मिलते रहे और शाम को पता चला कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उस चक्कर में आपने कितनों को इन्फेक्ट कर दिया। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इस बीमारी का बचाव है, कोई प्रोफाइलेक्सिस और नहीं है। जी, एक और दवाई से जुड़ा हुआ सवाल है। एक दवाई है टोसिलजुमैब, इसको लेकर भी काफ़ी तेज़ी से लोग इसकी मांग बढ़ गई है बाज़ार में, उसकी उपलब्धता भी कम हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ये एडवांस स्टेज के बजाय जब क्रिटिकल हो पेशेंट तब ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये भी एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है? इसका इस्तेमाल भी अभी तक कोई प्रूवन नहीं है? जो टोसिलिजुमैब अगेन एक महंगी और एक्सपेरिमेंटल दवाई में ही मानी जा रही है अभी। जो इसका जो रोल है क्रिटिकल इल पेशेंट जिनमें स्टेरॉइड और बाकी चीजें काम नहीं कर रही है या फॉर सम रीजन उनकी बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, वैसे सिचुएशन में हम टोसिलिजुमैब ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सभी पेशेंट को टोसिलिजुमैब की जरूरत होती है और सभी को उससे फायदा होगा ये सोचना गलत है। तो ये अगेन जैसे रेमडेसिविर अगर 1% लोगों में जरूरत है तो टोसिलिजुमैब 0.1% लोगों में जरूरत पड़ेगी, ऐसा है। तो सभी लोगों को टोसिलिजुमैब के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ये इम्यून सिस्टम को और सप्रेस करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो जो बाकी इन्फेक्शंस को रूल आउट करके एज अ लास्ट रिजॉर्ट कुछ पेशेंट्स में ये ट्राई किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ये कारगर साबित होगी, अभी तक ये क्लियर नहीं है। जी, देखा हमने डॉक्टर नीरज कि इस बार जो कोरोना का संक्रमण है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लोग ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। क्या इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, हम लोग मान के चल रहे थे कि अब कोरोना खत्म हो गया, या जो नए वेरिएंट आए हैं डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, उनकी वजह से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है? देखिए इसमें 2 इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। सबको पता है कि ये वायरस जो है अपने आप इसके हाथ पैर नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकता है। हम उसके कैरियर है, ये वायरस हमारे अंदर ही सरवाइव कर सकता है। म्यूटेशन के बारे में बहुत सी चीजें बात होती रहती है सुबह शाम, न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल सब पे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर म्यूटेशन की हमें बात करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे तो वो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में होने वाले म्यूटेशन की बात करनी चाहिए। अगर हम ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो चाहे वो म्यूटेंट वायरस हो या पुराना स्ट्रेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वायरस स्प्रेड नहीं हो सकता। तो इसलिए rather than कि ये म्यूटेंट वायरस है जो बहुत इन्फेक्शियस होकर फैल रहा है, उसके बजाय हम ये ध्यान दें कि हम कैसे इंश्योर करें कि हम इस वायरस का कैरियर नहीं बने, ये हम किसी और को न फैलाएं। तो मेरा मानना है ऑफकोर्स म्यूटेट होकर ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, ऐसा मानना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस तेजी से फैलने का है वो हमारे कॉम्प्लेसेंसी है, जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जैसे आपके इमेज में भी दिख रहा है कि लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस तेजी से इस बीमारी के फैलने का अभी के सिचुएशन में। और जब तक हम ये बिहेवियर ठीक नहीं करेंगे ये बीमारी ऐसे ही फैलती रहेगी और बेवजह जाने जाती रहेगी। डॉक्टर नीरज, पिछली बार हमने देखा था जब कोई परिवार का एक सदस्य इन्फेक्टेड होता था उसको आइसोलेट कर लेते थे, ज़्यादातर मामलों में
या यूं कहें कि 50% मामलों में बाकी परिवार बच जाता था, वो संक्रमण के जद में नहीं आता था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि पूरे के पूरे परिवार एक साथ हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये वायरस हवा में भी हवा की वजह से हवा में भी फैल सकता है, हवा के जरिए भी फैल रहा है? देखिए, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस हवा में फैल रहा है, ऐसे पे कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन अगेन अभी क्लियरली प्रूवन नहीं है। तो अगर आप पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब इस बार घर के सारे लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, अगेन लास्ट ईयर इस बीमारी को लेके बहुत ज्यादा डर था। किसी में थोड़ा भी सिम्टम होता था, वो अपने आप को आइसोलेट करके तुरंत टेस्ट करवाता था। अब जो लोग हैं एक डिनाइल फेज में रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोविड कैसे होगा, ये फेज चल रहा था। उस चक्कर में अगर किसी को माइल्ड से भी सिम्टम हो, चाहे वो माइल्डिया हो, लो ग्रेड फीवर हो, थकावट हो, इसको लोग इग्नोर कर रहे थे। और उसके चक्कर में एक क्लोज फैमिली में, स्पेशली एक क्राउडेड सिटी लाइक दिल्ली में अगर आप क्लोज फैमिली में रहते हैं, जी। तो ये वायरस काफी इन्फेक्शियस है। अगर आपने किसी के साथ भी 1-2 घंटे समय बिताया क्लोज कांटेक्ट में, तो डेफिनेटली आप इन्फेक्ट करेंगे। जी। तो पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि पिछली बार लोग ज्यादा सतर्क थे, थोड़े भी सिम्टम होने पे वो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करके इन्वेस्टिगेट कराते थे। इस बार इन्वेस्टिगेट कराने में डिले कर रहे हैं, जिसके चलते अपने घर सभी घर वालों को इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। जी। फर्क सिर्फ यही है, एंड ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो मेरा मानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो डिनाइल फेज जो लोग चल रहे थे, उसके चलते ऐसा हुआ है। लेकिन एक वजह ये भी है कि इस बार जो एक बड़ी वजह क्या है इसके पीछे कि इस बार ज़्यादातर 40 प्लस 40 से 45 उम्र वर्ग के लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इन्फेक्शन सिर्फ 40 से 45 के ऊपर वाले ही नहीं, इनफैक्ट नीचे वाले भी उतने ही इन्फेक्ट हो रहे हैं, और ये डेटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरी कर रहा है। तो जो लोग जैसे पहले, जैसे लास्ट ईयर जो लॉकडाउन था, काफी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सब हट गए। और आप ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो कि वर्किंग एज ग्रुप होता है, जिसे घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो वर्क रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड काम हो, घर से रिलेटेड काम हो। तो इन सब चीजों के चलते ये वैसे भी ज्यादा एट रिस्क रहते हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं। तो मे बी ये एक कारण हो सकता है कि इस ग्रुप में हम ज्यादा केसेस देख रहे हैं। बट ओवरऑल आप देश में देखें तो सभी वर्ग के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी ग्रुप इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, या बीच के इस ग्रुप के हो, सभी अफेक्ट हो रहे हैं। जी। डॉक्टर नीरज, बीच में खबर आई कि अक्टूबर के महीने के आसपास ट्रिपल म्यूटेंट वायरस भी मिला, उसका जीनोम स्टडी जो है वो बीच में ही रोक दी गई। क्या जीनोम स्टडी के ज़रिए आखिर हम लोग क्या हासिल कर लेते हैं, हमें क्या पता चलता है? और क्या जीनोम स्टडी अगर किसी वायरस की पूरी कर ली जाए तो क्या उसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अलग होते हैं? देखिए, जो वायरस स्पेशली जो सार्स कोव 2 वायरस है, इसके आरएनए वायरस होते हैं, इनमें म्यूटेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये वायरस जितना रेप्लिकेट करेगा, वो उतना ही म्यूटेट होने के चांसेस होंगे, और जो म्यूटेशन इसको सर्वाइवल एडवांटेज देगा। सर्वाइवल एडवांटेज नॉर्मली वायरस में उस वे में मिलता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट करे, स्पेशली जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हों, जिनको वैक्सीनेट किया हो, तो डेफिनेटली ज्यादा आसानी से सिलेक्ट होकर फैलेंगे। दूसरा, वायरस एक काफी स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है, हालांकि बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही स्मार्ट है। वो हमेशा यही चाहेगा कि किस वे में, उसे पता है कि इंसान के अंदर ही सर्वाइव करना है, तो वो कोशिश कर रहा है कि किस वे में इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए लेकिन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी कम हो जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में टाइम लगता है, वो सिलेक्ट होने में टाइम लगता है, वो कब तक उस फॉर्म में पहुंचेगा, उसके पहले वो क्या और फेटल हो जाएगा, ये सारी चीजें एक हमें देखते रहनी पड़ती है। डॉक्टर नीरज, एक महत्वपूर्ण सवाल, और बाकी जो अब ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल चुका है, लगभग हर घर को छू के निकल रहा है, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से मरीजों की तादाद रोज आ रही है। क्या जो मास्क है वो अब हम साधारण कपड़े का मास्क ना लगाने के बजाय N95 मास्क लगाएं या डबल ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं? और दूसरा, क्या अब लॉकडाउन ही एक बचाव का तरीका बचा है कि लोगों में कम से कम ये इन्फेक्शन फैले?
देखिए, आप ट्रिपल लेयर जो N95 मास्क की बात करें, हमने देखा है कि सिंपल क्लॉथ मास्क लोग पहनने में इतना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो N95 पहनना इतना आसान काम नहीं है। हम्म। और अभी भी हमारा ये मानना है कि N95 सभी के लिए जरूरी नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन्फेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, वहां ये N95 की जरूरत है। जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना सिंपल मास्क पहन के अगर सभी लोग अगर उसको यूज करें तो फिर भी काफी हद तक इस बीमारी का बचाव किया जा सकता है। जी। तो N95 अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इंश्योर ये करना है कि जो मैक्सिमम लोग, सारे लोग जो हैं, जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन कर निकले ताकि दूसरों को सुरक्षित करें। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन क्या है? हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। जब वो खुद से वॉलंटरी करेंगे तो किसी को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन इज सिंपली आपको फोर्सफुली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि अगर हम वॉलंटरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लॉकडाउन के थ्रू आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कराना पड़ेगा। लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं लगा सकते। ये वायरस हमारे बीच आ चुका है, हमारे बीच रहेगा। इसलिए इस वायरस को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें ताकि ये वायरस हमें तंग ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल, इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रेमडेसिविर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दवाई के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के संपर्क में रहिए, दवाइयों को अपने पास इकट्ठा मत कीजिए, और अगर आप दवाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इससे जो ज़रूरतमंद है उसको दवाई जहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।